मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर। मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, उनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं आज से आपको SSC GD वालों को, ठीक है, MP पुलिस वालों को, या बहुत सारी जो एग्जाम अभी चलने वाली है, पटवारी, बैंक, रेलवे, इन सब के लिए आज ही से मैं आपको पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग आपके इसी YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस पर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज से पहली क्लास लेंगे और पहली क्लास शुरू से रहेगी और ये क्लास है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। क्या होती है संख्याओं की पद्धति? पद्धति मतलब किसी को क्लासिफाई करना, यानी कि उसको वर्गीकृत करना, है ना। कैसे उसको जमाया गया, किस पद्धति से नंबर बने, कैसे उसको आगे क्या किया गया, वो सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्या पद्धति। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है? क्या बोला? 11। हाँ, ये भी एक संख्या है। 12, 25, 50, 100, 200, 500, जो भी आप बोल रहे हो वो सब एक संख्या है। लेकिन इस संख्या से पहले भी कुछ होता है। क्या होता है? हाँ, जैसे कि आपके मोबाइल में जीबी डाटा होता है ना। बोलते हो कि मैंने 1 MB से पहले भी कुछ होता है, जैसे कि बाइट, है ना। जीबी से पहले MB, ऐसे सबसे पहले होता है। तो संख्या, इसमें भी संख्या से पहले कुछ होता है। संख्या से पहले कुछ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? अंक। तो बताओ, अंक किसे कहते हैं? क्या 1 से 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं? हाँ, सही है। जो सिंगल डिजिट होती है, यानी कि जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है? क्या है ये? अंक। क्या बोलते हैं इनको? डिजिट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। ये है क्या अपनी? डिजिट। ये है क्या? डिजिट, यानी कि अंक। इन डिजिट से मिलकर बनती है क्या? संख्या। जैसे कि मैंने बोल दिया 13। 13 कितने डिजिट से मिलकर बनी या कितने अंक से मिलकर बनी? तो बोले सर एक अंक तो 1 और दूसरा अंक 3, यानी कि 2 अंकों से मिलकर बनी है एक संख्या। 2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है और वो संख्या क्या है? 13। मैंने बोल दिया 112। क्या बोला? 123 लिख लो। 123, ये क्या है? एक संख्या। क्या है? संख्या। लेकिन ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है? कितनों से? बोले सर एक अंक 1, दूसरा अंक 2, तीसरा अंक 3, यानी कि 3 अंकों से मिलकर बनी है यह संख्या। कितने अंकों से? 3 अंकों से मिलकर। 3 अंकों से या 3 डिजिट से मिलकर। 3 डिजिट से मिलकर एक क्या बनी है? संख्या। और संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नंबर। ये नंबर कितने डिजिट से मिलकर बना है? 3 डिजिट से। तो जो संख्या होती है वो या तो सिंगल डिजिट में हो सकती है, यानी कि 1 अंक की भी संख्या हो सकती है, 2 अंक की भी संख्या हो सकती है, 3 अंक की भी संख्या हो सकती है, 4 अंक की भी संख्या हो सकती है। ऐसे कितने भी अंकों एक संख्या बन सकती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में सबसे छोटा चीज क्या है? छोटी सी इकाई क्या है? तो वो है डिजिट। डिजिट से मिलकर एक संख्या बनती है। क्या बनती है? एक संख्या बनती है। ठीक है, इसको लिखो फटाफट। उतार लिया। अब देखो,
अब देखो जो नंबर होते हैं, हम नंबर को दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने। क्या? संख्या को दो भागों में डिवाइड कर लिया हमने। कौन कौन सी संख्या? बोले एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। कौन कौन सी? एक है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरी क्या है? काल्पनिक संख्या। तो बताओ क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है वास्तविक संख्या और क्या होती है काल्पनिक संख्या? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? रियल नंबर, ठीक है। और काल्पनिक संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये वास्तविक संख्या हो गई रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या हो गई क्या? इमेजिनरी नंबर। किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? जो एक नंबर लाइन पर जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कहलाती है अपनी वास्तविक संख्या। जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो कहलाती है अपनी काल्पनिक संख्या। क्या होती है सर नंबर लाइन? हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो देखो इधर, नंबर लाइन मतलब कि एक ऐसी लाइन जिस पर जीरो हो, ठीक है। माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक की संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है ना। जैसे कि माइनस अनंत से लेकर ये नंबर लाइन सबसे लास्ट में होगा क्या? माइनस अनंत। फिर होगा इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ऐसे कहां तक? अनंत तक। और इधर भी क्या? प्लस में 1, प्लस के 2, प्लस के 3 और कहां तक? अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। ये एक नंबर लाइन है। वास्तविक संख्या को इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि 4, तो यहां कहीं 4 आएगा यानी कि इसी लाइन पर है। 1.25 यानी कि इस एक के बाद में कुछ आएगा 25, वो इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोल दिया, बोले माइनस के 7, तो माइनस के 7 कहीं यहाँ आएंगे। बोला माइनस के 15 तो इधर आ जाएंगे, माइनस के 100 तो और इधर आ जाएंगे, प्लस के 500 तो इधर आ जाएंगे। यानी कि वह सारी संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की संख्या है वो सब क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बोलो, वास्तविक संख्या। बोले सर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या वो होगी जो करनी के अंदर, करनी समझते हो? हाँ, रूट के अंदर, जो करनी के अंदर माइनस में हो, करनी के अंदर क्या हो? नेगेटिव हो, यानी कि माइनस के 3। आया समझ में? माइनस के 2 आया समझ में? बोले और क्या सर, और क्या बोल सकते हैं? माइनस के 5, क्या? माइनस के 5, और बोले सर माइनस के 11। हाँ, ऐसी सारी संख्याएं क्या है? ये काल्पनिक संख्या। इनको हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते। कॉपी में नोट कर लेना, वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है जबकि काल्पनिक संख्याओं को नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता। उतार लो इसको फटाफट। उतार लिया? बोले सर ये तो बता दिया आपने कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। बोले आपने वास्तविक संख्या के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या या फिर क्या? वास्तविक संख्या या इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर।
रियल नंबर। क्या होती है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या दो भाग में हो सकती है। कौन कौन से? कौन कौन से बताओ? क्या होता है? एक तो हो सकता है पूर्णांक, ठीक बोला। और क्या हो सकता है? संख्या या तो पूर्णांक हो सकती है, पूर्ण अंक के रूप में हो सकती है, यानी कि 1, 2, माइनस का 1, 0, 5, 7 पूर्ण अंक के रूप में हो सकती है। दूसरी कैसे हो सकती है? बोले सर दूसरी कैसे हो सकती है? दशमलव के रूप में भी हो सकती है। कैसे? दशमलव रूप। एक तो क्या हो सकती है? पूर्णांक के रूप में हो सकती है, एक हो सकती है दशमलव रूप। जैसे कि पूर्णांक, जैसे कि क्या क्या? बोले 5, 4, 0, -17, -50, 500, जिसमें दशमलव रूप में नहीं आए, ये सब क्या कहलाती है? पूर्णांक रूप। पूर्णांक को भी आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा किस रूप में आ सकती है? किस रूप में? दशमलव के रूप में। ठीक है, दूसरा किस रूप में आ सकती है? दशमलव के रूप में। जैसे कि क्या? 1.2 और बोलो 4.5 और क्या? 1.732, सही बोला, 1.732, ये सब इसमें आ सकती है। ठीक है, तो दशमलव रूप के भी भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? तो दशमलव रूप के कौन कौन से भाग हो सकते हैं बताओ? एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। क्या होता है शांत और अशांत का मतलब? नहीं पता है? मैं बताता हूं। देखो, एक तो क्या हो गया? शांत दशमलव, शांत शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या? जो शांत हो जाए, चुपचाप बैठ जाए, सही है। जैसे कि 0.25, खत्म, ये शांत दशमलव। दूसरा क्या? 0.5, 1.5, ये भी सही है। जो जल्दी से खत्म हो जाए, जैसे कि 3.542, खत्म, 2 के आगे कुछ नहीं, यानी कि वो कुछ अंक तक जाके खत्म हो जाए, वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव। ठीक है, इसके बाद क्या? अशांत दशमलव, सही है। जैसे कि क्या? अशांत दशमलव जैसे कि 0.333333, कहां तक? अनंत तक। और जैसे कि 0.3578910215202530 ऐसे चलता जाता है, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, क्या क्या होता है? जैसे कि 0.3333 कहां तक? अनंत तक चलता ही जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या? दूसरा 0.13579 चलता जाता है, ये भी कहां तक? अनंत तक। अशांत दशमलव के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। कैसे कैसे? जो कि एक तो वो जो चलता जाता है, चलते तो दोनों जाएंगे, लेकिन क्या? जैसे कि 3, तो ये कैसी संख्या है? कैसा है? बोले क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी कि क्या? बार बार उसी चीज की आवृत्ति होना, आवृत्ति दशमलव, है ना। जैसे कि वो एक ही चीज को दोहराया जाए, जैसे कि ये 2 हो गए कौन कौन से? एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक आवृत्ति दशमलव, एक अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव जैसे कि 0.333333 चलता जाता है अनंत तक, एक जैसी आ रही है। फिर आवृत्ति दशमलव का उदाहरण जैसे कि 0.66666 चलता जा रहा है अनंत तक, ये हो गया। तीसरा उदाहरण बोले 0.2525252525 चलता रहता है अनंत तक। तो कौन कौन से? एक आवृत्ति दशमलव, ठीक है, एक तो क्या? आवृत्ति दशमलव, और दूसरा अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, जैसे आवृत्ति दशमलव में 0.3333 कहां तक? अनंत तक। 0.6666 कहां तक? अनंत तक। 0.2525
25 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, अनावृत्ति दशमलव जैसे कि क्या बोल सकते हैं, अनावृत्ति दशमलव जैसे कि नहीं दिख रहा है क्या, हाँ तो लिखो ये है आवृत्ति दशमलव एक और एक है क्या, अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव जैसे कि उसकी आवृत्ति बार बार दोहराई गई हो, आवृत्ति बार बार दोहराना जैसे कि 0.3333 चल रहा है अनंत तक। ठीक है, दूसरा क्या 0.666666 चल रहा है कहां तक, अनंत तक। 0.252525 चल रहा है कहां तक, अनंत तक। ये हो गई अपनी आवृत्ति दशमलव। अनावृत्ति का मतलब वह संख्या बार बार नहीं दोहराई जा रही है, यानी कि दूसरी दूसरी संख्या बदल बदल कर आ रही है, जैसे कि 0.1357 135729 ऐसे चलती जा रही है अनंत तक। ठीक है, दूसरी 0.254325 ऐसे चलती जा रही है अनंत तक, यानी कि वह बार बार नहीं दोहरा रही है एक ही संख्या को। वो हो गया कौन सा अपना आवृत्ति दशमलव और अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, इस चीज को एक बार और समझ लीजिए। संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हमने क्या किया, वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा, एक होता है अपना पूर्णांक और दूसरा कौन सा रूप, दशमलव रूप। ठीक है, पूर्णांक को भी हम बांटेंगे, लेकिन पहले हमने देख लिया दशमलव को। तो दशमलव को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। कौन सा, शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या था, जो कुछ समय जाके खत्म हो जाता था, वो था शांत दशमलव। और अशांत दशमलव जो चलता रहता था कहां तक, अनंत तक। लेकिन फिर हमने अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि एक है आवृत्ति दशमलव, दूसरा है अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव यानी कि वह एक ही चीज को दोहराता जाता है अनंत तक, जैसे कि 0.333333 कहां तक चलता रहता है, अनंत तक। जैसे कि 0.666666 चलता रहता है कहां तक, अनंत तक। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, आवृत्ति दशमलव। अब अनावृत्ति दशमलव को बोला जाए तो वो वही संख्या नहीं दोहराता है, जैसे कि 0.1345729584 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अगर एक ही संख्या दोहराएगा तो आवृत्ति दशमलव, एक संख्या नहीं दोहराएगा तो अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, इसको कॉपी करो फट से। तो हमने अभी दशमलव के विभिन्न रूप देखे, अब हम उसमें देखेंगे किसके, पूर्णांक के। पूर्णांक क्या होता है, अपन ने लिखा था ना दो संख्या, एक पूर्णांक रूप और एक दशमलव रूप। तो दशमलव रूप हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पूर्णांक रूप। तो पूर्णांक रूप को भी हमने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में, तीन भागों में। पूर्णांक रूप मतलब कि क्या, इंटीजर, इंटीजर को हमने तीन भागों में बांटा। एक है क्या, पॉजिटिव इंटीजर। देखो पूर्णांक रूप क्या था, पूर्ण अंक। पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करें अपन तो क्या हो जाता है, पूर्ण धन अंक, यानी कि वह अंक जो पूर्ण हो चुका है, वह अंक जो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या को क्या करते हैं अपन, एक नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। यानी कि क्या, बीच में 0, इधर प्लस वाले नंबर यानी कि 1 2 3 कहां तक, अनंत तक, और इधर माइनस वाले यानी कि माइनस का 1 माइनस के 2 कहां तक, ये भी अनंत तक। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, माइनस अनंत से लेकर जो प्लस अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके तीन रूप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। दूसरा ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। और तीसरा होता है जो ना धन पूर्णांक होता है ना ऋण पूर्णांक होता है। देखो इसमें ये हो गया अपना कौन सा, धन पूर्णांक संख्या, ये हो गई ऋण पूर्णांक संख्या। लेकिन ये 0 जो है
ये ना धन पूर्णांक में आता है और ना ही किस में आता है, किसमें, ऋण पूर्णांक में। तो यहां हो गया 0, यानी कि क्या, 0, है ना ये धनात्मक संख्या है ना ये ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखो धन पूर्णांक जैसे कि क्या, धन पूर्णांक जैसे कि क्या, क्या, प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, सही बोले, 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक, अनंत तक। ऋण पूर्णांक यानी कि क्या, माइनस अनंत से लेकर कहां तक, 4, माइनस का 3, माइनस के 2, माइनस का 1, यहां तक। बोले सर ऐसा क्यों, तो सबसे छोटी संख्या माइनस में अगर है तो वह सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। जाने कि आपसे अगर कोई बोल दे कि माइनस के 100 बड़े हैं या फिर माइनस का 1 बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा, माइनस का 1 बड़ा होगा, ना कि माइनस के 100। तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी होती जाती है। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक यानी कि क्या, माइनस का 1 से लेकर कहां तक, माइनस के अनंत तक, माइनस के 1 से लेकर माइनस के अनंत तक। अगर आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि बताइए धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा 1 2 3 4 0, तो आपको क्या आंसर लगाना है, 0। 0 धन पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इंग्लिश वालों के लिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक नहीं है, तो धन पूर्णांक कौन कौन से नहीं है, ये धन पूर्णांक है, बाकी इसको छोड़कर ये दोनों क्या है, धन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब कि क्या, इंटीजर्स, और धन मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसी संख्या बताइए जो ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 0। 0 ना धन पूर्णांक होती है और ना ही ऋण पूर्णांक होती है। ठीक है, तो इस धन पूर्णांक वाली संख्या को ही, इस धन पूर्णांक वाली संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्या, 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि प्राकृत संख्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृति का नेचर कैसा, 1 नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृति का नेचर कैसा, 1 नंबर। तो हमारी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, जितने भी धन पूर्णांक है वो सब क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। उतार लो। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, है ना। प्राकृत संख्या क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी कि प्रकृति का नेचर कैसा, 1 नंबर। प्रकृति का नेचर कैसा, 1 नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, अब प्राकृत के बाद हमने पढ़ा क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी कि वो पूरी हो गई। प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण हो गई। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में 0 जोड़कर, यानी कि ये तो था प्रकृति का नेचर यानी कि नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट, 0, 1 से लेकर अनंत तक होते क्या, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या तो पूर्ण हो गई, यानी कि क्या, गर्लफ्रेंड का नेचर 1 नंबर, फिर जैसे ही गर्लफ्रेंड से शादी हुई तो क्या हो गया, वो पूर्ण हो गई, फिर अच्छी नहीं लगती है, यानी कि पूर्ण संख्या कहां से, 0 से लेकर अनंत तक होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या के भी 2 रूप होते हैं। अभी हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, पूर्णांक संख्या के भी 2 रूप होते हैं, एक होता है सम, दूसरा होता है विषम।
तो देखेंगे हम सम क्या होता है, यानी कि इवन और ओड क्या होता है। हाँ, इवन और ओड से याद आया, क्या आया, दिल्ली में इवन ओड गाड़ियां चलती है। हाँ सही है, कभी इवन चलती है किसी दिन क्या चलती है, ऑड, यानी कि जिसके पीछे इकाई का अंक कभी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वो चलती है। किसी दिन चलती है 2, 4, 8। हाँ, अगर आपको इवन ओड नहीं याद है तो आप दिल्ली में गाड़ी मत चलाना, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं हम इवन क्या होता है और ओड क्या होता है। तो सम संख्या वह होती है जिसमें क्या होता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, सही बोला। या फिर बोल सकते हैं वह संख्या जिसको 2 से पूरी तरह विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 50, 100, कुछ भी हो सकती है। जिसको 2 से पूरी तरह विभाजित किया जाता है वो क्या कहलाती है, सम संख्या। इसे हम 2n रूप में लिख सकते हैं। इसे किस रूप में, 2n रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बोलो, विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसको हम 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते। 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, हाँ ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसे हम 2n+1 या -1 रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसे 2n+ या -1 रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। तो अभी हमने सम और विषम देखा। अब इसमें हम एक कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन क्या है कि हम 0 को सम बोले या विषम। बहुत सारों ने ये शर्त लगाई है कि नहीं ये सम है ये विषम है। तो सम और विषम को चेक करने का क्या होता है तरीका, बोले सम और सम को अगर जोड़ दिया जाता है तो सम आता है, विषम और विषम को जोड़ दिया जाता है तो क्या आता है, क्या आता है, विषम नहीं सम आता है। सम और विषम को जोड़ दिया जाता है तो विषम आता है। अगर हम 0 को सम मान के अगर देखें तो इसमें हल करके देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर 0 को हम सम मान लेते हैं, ठीक है, और एक और कोई सी सम संख्या यानी कि हम 2 को जोड़ देती है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, 2, यानी कि सम है। तो इससे तो हमें सिद्ध हो रहा है कि 0 क्या है, सम है। क्या नीचे वाले दोनों से भी सिद्ध होता है, तो देखेंगे अगर 0 को हम विषम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, विषम, प्लस कोई विषम संख्या यानी कि क्या 3 को जोड़ दिया तो क्या सम आ रहा है, क्या नहीं, विषम आ रहा है सर। तो 0 विषम तो नहीं है, 0 विषम नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नीचे वाले को यानी कि 0 को अगर सम मान लिया प्लस कोई विषम संख्या, 0 को यहाँ क्या किया अपन ने, सम माना, कोई विषम संख्या जैसे कि 3, अगर इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, विषम, यानी कि ये भी सिद्ध होता है। तो 0 को हम क्या मान रहे, मतलब 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आगे देखेंगे हम प्राकृत संख्या क्या होती है। तो अभी मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृत संख्या बोलो, हाँ हाँ जोर से बोलो, आप ही बोलो, क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्या है क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। अब हम प्राकृत संख्या के भी 2 रूप होते हैं,
प्राकृत संख्या के भी दो रूप होते हैं। पूर्ण संख्या के दो रूप नहीं हो सकते, किसके होते हैं? प्राकृत संख्या के। और वो कौन कौन से? भाज्य और अभाज्य। पूर्ण संख्या यानी कि 0 को भाज्य और अभाज्य में नहीं गिना जाता है। प्राकृत संख्या के दो रूप होते हैं, एक भाज्य और दूसरा अभाज्य। भाज्य क्या होता है? तो वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित हो जाए। लिखो, भाज्य पे लिखो यहां पर, वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर, जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी विभाजित हो जाती है। यानी कि इसी को एक और क्या बोलते हैं? जिसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि देखा हमने 4 को क्या 1 से विभाजित कर सकते हैं? हाँ, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है सर, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती है। फिर दूसरा, क्या 4 को 4 से विभाजित कर सकते हैं? बोले हाँ सर, 4 को 4 से विभाजित कर सकते हैं। फिर देखा, क्या 4 किसी अन्य से भी विभाजित हो रहा है? क्या? हाँ गुरुजी, 4 किससे विभाजित हो रहा है? 2 से विभाजित हो रहा है। यानी कि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ऐसे 2 को चेक करते हैं, क्या 2 1 से विभाजित हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। क्या 2 2 से विभाजित हो रहा है? हो रहा है। क्या 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है? क्या इन दोनों को छोड़कर? नहीं हो रहा है। यानी कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 भाज्य नहीं है। हमने देखा, बोले गुरुजी 6 का बताओ, तो 6 को देखा हमने, तो देखो 6 क्या 1 से विभाजित हो रहा है? बोले हाँ हो रहा है। क्या 6 से विभाजित हो रहा है? हो रहा है। क्या 6 से विभाजित? बोले हो रहा है। क्या 6 किसी अन्य से विभाजित हो रहा है? क्या 1 और 6 को छोड़कर किससे हो रहा है? बोले 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो हाँ, तो 6 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। आया समझ में? यानी कि एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। उदाहरण के लिए क्या लिखा अपन ने? 4 6 8 9। हाँ, 9 भी, क्योंकि 9 1 से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है और 9 से भी होती है। यानी कि क्या, जैसे क्या बोला? 4 6 8 9 10। सही। ये सब कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी चीजें क्या है? भाज्य संख्याएं है। अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है, या जिसके 3 फैक्टर नहीं हो सकते हैं। जिसके 3 फैक्टर नहीं हो सकते वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यानी कि किसी और से विभाजित ना होने वाली संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि 2। हाँ, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। लिखो इसको, स्टार लगा करके लिखो। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7। आगे क्या? गलत, 9 नहीं है। 9 भाज्य संख्या है। क्या आएगा? 11 13। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। अब लिखो नीचे स्टार लगा के, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15 है। 1 से 50 तक कितनी है अभाज्य संख्याएं? 15 संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। कितनी? 15 है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? 15 है।
50 से 100 तक की 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? टोटल 25। 1 से लेकर कहां तक? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी है? 25 है। ये याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे। ठीक है, उतारो इनको फटाफट। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा है क्या? सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, प्राकृत, पूर्ण, ये सारी संख्याएं पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, ये वर्ग 3 वालों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और एसएससी वालों आप तो ध्यान रखो, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके। ठीक है, क्योंकि उनसे बेसिक सवाल पूछा जाता है, और ये तो सबसे बेसिक सवाल है कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, या वास्तविक मान क्या होता है ना। तो हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू यानी कि प्रत्यक्ष मान, या जातीय मान, या वास्तविक मान। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू, प्रत्यक्ष मान, या फिर क्या बोलते हैं? जातीय मान, या इसी को क्या बोलते हैं हम? वास्तविक मान। इतने नाम से इसको बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, इनमें से कोई सा भी नाम अगर वो बोल दे तो इसका मतलब क्या? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, जातीय मान या फिर वास्तविक मान। क्या होता है जातीय मान और क्या होता है वास्तविक मान? जैसे कि आपको कोई सी संख्या दे दी 3, 5, 7, 2, 9। इसमें पूछ लिया उन्होंने 3 का प्रत्यक्ष मान या वास्तविक मान या जातीय मान क्या होता है। ठीक है, तो जो जैसा है उसका वैसा ही जातीय मान या प्रत्यक्ष मान, यानी कि ये प्रत्यक्ष कैसा दिख रहा है? 3 जैसा, तो 3 का प्रत्यक्ष मान 3, 5 का प्रत्यक्ष मान 5, 7 का प्रत्यक्ष मान 7। फेस वैल्यू यानी कि इसका फेस कैसा, इसका चेहरा कैसा, कैसा? 3 जैसा, तो ये 3। 5 का पूछ लिया क्या? वास्तविक मान, तो 5 वास्तव में कैसे होते हैं? 5 के जैसे। 7 वास्तव में कैसे होते हैं? 7 के जैसे। 8 वास्तव में कैसे होते हैं? 8 के जैसे। यानी कि फेस वैल्यू, उसका फेस कैसा है। अब आपसे पूछ लिया 7 का फेस कैसा? 7 के जैसा। 7 का पूछ लिया वास्तविक मान क्या? तो 7। 7 का जातीय मान क्या? 7। ठीक है, यानी कि वास्तविक मान किसी भी चीज का पूछ ले तो वही रहेगा। आपसे पूछ लिया यहां पर कितना, बोले 3 का वास्तविक मान, कौन सा मान? वास्तविक मान। तो क्या होगा, क्या लिखोगे आप? 3। 5 का पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? 5। 7 का पूछ लिया जाए वास्तविक मान तो क्या लिखोगे? 7। 9 का पूछ लिया जाए वास्तविक मान तो क्या लिखोगे? 9। यानी कि वास्तविक मान, प्रत्यक्ष मान या जातीय मान वैसा का वैसा ही होता है। अब आगे देखेंगे हम स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी कि वह किस स्थान पर है। जैसे कि पूछ लिया 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे, इसके पीछे कितने अंक है? अंक यानी कि डिजिट, संख्या नहीं, ये पूरी एक ही संख्या है, लेकिन इसके पीछे अंक कितने हैं? बोले 1, 2, 3 अंक है, तो कितनी जीरो लगा दी? 3 जीरो लगा दी। यानी कि इसका स्थानीय मान क्या है? 5 का 5000। आया समझ में? अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो 7 के पीछे कितने अंक है? तो 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो। तो 7 का स्थानीय मान क्या है? 700। पूछ लेता 9 का स्थानीय मान, 9 के पीछे कितने अंक है? कुछ भी नहीं, यानी कि सिर्फ 9 ही। पूछ लेता 2 का स्थानीय मान, तो 2 के पीछे कितने अंक है? कितने हैं? 1, यानी कि 20। आपसे पूछ लेता 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखा, 3 के पीछे कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 जीरो। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कल। अभी 12 बज चुकी है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या?
कब? कल। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल, हमारे नहीं आपके YouTube चैनल मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंद है। धन्यवाद।